एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सोनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पिछले हफ्ते बात की थी चेहरे पर लगे हुए मास्क और उनके पीछे के व्यक्तियों को समझने के बारे में। तो जब वो बातें चल रही थी ना, इसी बीच हमारे एक घनिष्ठ मित्र, उनकी एक किताब मिल गई। उसको पढ़ने का अवसर तो अभी तक नहीं आया, मगर उनसे वादा है कि उस किताब की ऑडियो बुक बनाकर उन्हें दूंगा। तो साहब, अब चूंकि ऑडियो बुक बनानी है तो इसलिए आलस्य तो साहब रग रग में भरा हुआ है रिटायर होने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिटायर होने के पहले आलस्य नहीं था, मगर अब वो और ज्यादा भर गया है। तो साहब, उनकी किताब रखी है, उसको पढ़ना है, पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी उनको भेजेंगे। मगर उस किताब का जो नाम था ना, उसने एक बात सोचने पर मजबूर कर दी। उनकी किताब का नाम है परत दर परत लंदन। अब भैया, वो तो लंदन की बातें कर रहे हैं, मगर हम तो उन शहरों, उन जगहों के बारे में सोचने लगे जिनके नाम आपके नाम के साथ जोड़ दिए जाते हैं। मसलन बहुत से लोग तो अपने नाम के साथ में शहर का नाम लगाना अपने नाम का हिस्सा बना लेते हैं। साहिर लुधियानवी, राहत इंदौरी, कौन रामकृष्ण बेनीपुरी, तो मुझे लगता है बेनीपुर कोई जगह होगी तो बेनीपुरी। और हमारे कुछ प्रदेशों में तो शहरों के या गांव के नाम के ऊपर लोगों के टाइटल हो जाते हैं, यानी कि सरनेम वही हो जाते हैं। जैसे कहा जाए चांद सरकर, तो चांद सरकर, तो मेरे ख्याल से ये चांदसर नाम की कोई जगह होगी, वहां के रहने वालों को चांद सरकर यानी चांदसर वाले। अच्छा साहब, तो चलिए, ये तो किसी के नाम में जुड़ गया, मगर सवाल यह है कि कुछ नाम हम लोग लोगों के साथ जोड़ देते हैं। जैसे हमको लोग बाग बोलते हैं तुम बनारसी हो, किसी को बोलते हैं जब तुम बंबई में रहकर जब हम लौटे और हमने कुछ काम जल्दी जल्दी अपने बनारस में करना शुरू किया, तो साहब लोगों ने कहा बम्बैया हो गए हो क्या। कभी कभी कोई साहब अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो बोला जाता है अबे अंग्रेज हो गए हो क्या, यानी मतलब ब्रिटेन के रहने वाले हो गए हो क्या। ऐसा जब कहा जाने लगा तो साहब ये बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार वो क्या बात है कि हम लोग लोगों के नाम के साथ शहरों के नाम को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर शहर की कुछ चारित्रिक विशेषता होगी। अगर वो चारित्रिक विशेषता हमको कहीं ना कहीं से लोगों के साथ जोड़ देती है, तो इसका मतलब कि शहर और लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा
प्रभाव डालते हैं। यानी वही आदमी अगर बरेली में रहता तो शायद उसके व्यक्तित्व का विकास किसी और तरीके से हुआ होता, और वही आदमी अगर बंबई में रहा तो उसके व्यक्तित्व का विकास किसी और तरीके से हुआ होगा। यानी कि उसको पहचानने का तरीका फर्क हो जाता है। तो अब साहब सवाल उठा, जब मैं ये सब सोचने लगा ना, तो मैंने सोचा कि आखिरकार शहर और आदमी का ये संबंध बनता कैसे है। तो जब इस पर विचार करने लगा तो मैंने सोचा कि इस पर तो आपसे जरूर बात करनी चाहिए। आखिरकार हम और आप सब किसी न किसी एक स्टेज पर तो किसी न किसी शहर में अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिता ही लेते हैं। मसलन हम सब कोई घुमंतु या यायावर तो है नहीं जो कि लगातार चलते रहें या घूमते रहें, या हम वो कबायली हों जो कि किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। हाँ, हम में से कुछ लोग होंगे ऐसे, मगर ज़्यादातर लोग, और ख़ास तौर से हम लोग जो बैंक की नौकरी करने वाले हैं या जो नौकरियों में जो कि सरकारी या गैर सरकारी ऐसी नौकरियों में रहे हैं जो कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे हैं, वो भी एक उम्र हो जाने के बाद किसी एक शहर में जाकर बस जाते, या कम से कम किसी एक उम्र तक किसी एक शहर में रहे होते हैं। मसलन मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं मेरे ख्याल से 10-11 साल की उम्र तक तो माता पिता के साथ में पिताजी की नौकरी के कारण कई शहरों में घूमता रहा, मगर उसके बाद मैं लगभग 11-12 साल तक एक ही शहर में रहा, और वो शहर था बनारस। अब साहब देखिए, यानी कि 10-11 साल की उम्र तक एक शहर, अलग अलग शहरों में, और उसके बाद के 11-12 साल एक शहर में। अब मेरे नाम के साथ में बनारसी जुड़ चुका है। मुझे अब कोई भी व्यक्ति कहता है तुम्हारे अंदर बनारसी गुण है। अब साहब सवाल ये उठता है कि ये बनारसी गुण आ गए मेरे अंदर। वैसे ही मैं सच बात है, देखिए बनारस में रहा 11 साल, उसके बाद बैंक की मेहरबानी से विभिन्न पोस्टिंगों में 15 साल बंबई में रहा, मगर बंबईया नहीं कहा जाता मुझको। पिछले 10 साल से अधिक समय से हैदराबाद में रह रहा हूं, हैदराबादी भी कोई नहीं कहता। तो अब सवाल यह है कि ये बनारसी क्यों कहा जाने लगा। तो इसके पीछे जब मैंने विचार करना शुरू किया ना, तो क्या होता है कि लोग शायद हर शहर के लोगों के साथ में कुछ एक विशिष्ट व्यवहार जोड़ लेते हैं, यानी कि जिसको कहा जाता है ना बिहेवियरल ट्रेट्स। तो लगता है कि कुछ शहरों के लोगों के बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिहेवियरल ट्रेट्स उन्होंने खुद देखे हो, वो बिहेवियरल ट्रेट्स बताए जाते हैं, यानी कि उसको मीडिया में, किताबों में, कहानियों में कहा जाता है। जैसे मैं अब फिर वही बनारस का ही उदाहरण ले रहा हूं। बनारस के बारे में बार बार कहा जाता है कि बनारसी लोग मस्त होते हैं। तो अब साहब बनारस का जो भी आदमी है उसके बारे में जब भी कोई उसको देखता है ना, तो वो ढूंढने लगता है कि इसके अंदर मस्त रहने के गुण हैं या नहीं है। देखिए, मस्ती की डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग है। कहीं पर मस्त रहने का मतलब होता है अच्छा, कहीं पर मस्त रहने का मतलब होता है बेपरवाह, कहीं पर मस्त रहने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति खिलंदड़ा, हंसमुख, हंस मिजाज है, खुश मिजाज है। तो मगर हर कोई ये कहता है बनारसी लोग मस्त होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, बनारसी लोग गालियां बहुत देते हैं। अब भैया इस पे क्या कहा जाए। गाली देना ये तो किसी एक शहर की खूबी नहीं हो सकती ना, कुछ लोग गालियां देते होंगे। मसलन हम भी हिचकिचाते नहीं हैं, मगर हम हर समय तो गाली नहीं देते। तो जब आप किसी शहर के साथ में किसी व्यक्ति के गुण को जोड़ देते हैं ना, तो इसका मतलब उस शहर का प्रेजेंटेशन
ऐसा किया गया, यानी कि कुछ लोग जो मीडिया में यानी जिनकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं उन्होंने उस शहर के बारे में ऐसा बता दिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कुछ शहरों में मुझको ऐसा लगता है ऐतिहासिक ढंग से या पौराणिक ढंग से, मैं दोनों ही बातें जोड़ रहा हूं यहां पर, उस शहर के साथ में बहुत सी बातें जुड़ जाती हैं। मसलन हमारा बनारस शहर जो है वो कहा जाता है भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव की नगरी होना अपने आप में, यानी हम उस नगरी के निवासी हैं, ये कहना हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है। मगर कभी कभी लोग बाग उसके साथ में आपको ऐसे जोड़ देते हैं, मसलन अरे आपको तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान शिव की नगरी के, यानी भगवान शिव तो भैया उनको कपड़ों वपड़ों का तो ध्यान नहीं रहता था, शेर की खाल लपेट कर रहते थे। तो इसका मतलब बनारस का हर व्यक्ति वैसा ही मान लिया जाता है। अब सवाल यह है कि ये जो मतलब लोगों के मन में हिस्ट्री या पौराणिक गाथाओं के वजह से जो बातें जम जाती है उससे भी वो लोग जोड़ देते हैं आपको। तो देखिए, मैं किसी बात को काट नहीं रहा हूं, मगर मैं उसके कारण के पीछे जा रहा हूं। अच्छा, एक और भी वजह है कि मतलब किसको मेरी याद होगी, मैं ये सोचता हूं। मगर जब लोग बनारस के बारे में सोचेंगे, हमारे दोस्त लोग भी, मैं यही कह सकता हूं, दोस्त या परिचित कहिए, जब वो बनारस के बारे में सोचते हैं तो उनको उसके साथ में जुड़े हुए किसी व्यक्ति की याद आ जाती है। और वो व्यक्ति कौन होता है? वो जिसको उन्होंने बनारस के साथ में एसोसिएट कर रखा हो। तो साहब ये भी एक वजह हो जाती है कि भैया लोग बाग जो है वो आपको जोड़ देते हैं उस शहर से। अच्छा, तो अब एक आखिरी वजह क्या होती है, कभी कभी लोगों को किसी शहर में अनुभव हुए होते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव। मसलन बम्बई आए ना जब हम, तो पहली बार जब बम्बई पहुंचे तो वहाँ पर हमारे को कुछ ऐसे अनुभव, मैंने शायद किसी एक पॉडकास्ट में ये बात कही भी है, कुछ ऐसे अनुभव हुए कि ट्रेन की वजह से हमारी परिवार जो थे वो अलग अलग हो गए कुछ समय के लिए और हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मगर चलिए, वो कहानी शायद मैंने पहले कही है, मगर मैं दोबारा फिर बताऊंगा किसी अगले कभी जब आपसे बात करूंगा तो। मगर अब क्या हो गया कि मैंने बम्बई को जोड़ लिया कि बम्बई शहर जो है वो तेज चलने वाला शहर है। बात तो सच भी है, बम्बई शहर तेज चलने वाला शहर है, मगर यहाँ पर अगर आपका ध्यान भटका तो भैया ये तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो साहब एक तो ये भी कहानी बन गई कि भाई बम्बई शहर यानी कि तेज चलना। अच्छा, अब सवाल उठता है, आखिरी सवाल, कभी कभी लोग बाग कुछ कहानियां बना देते हैं। मसलन हमारे इलाहाबाद शहर के बारे में अक्सर ये कहानी बनती है कि वो शहर तो रिटायर्ड लोगों का, यानी कि वो शहर ऐसे लोगों का है जो मतलब आराम तलब है। क्यों? क्योंकि धर्मवीर भारती जी ने जब उस शहर की बात शुरू की अपनी एक पुस्तक गुनाहों का देवता में, तो उसमें उन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत के पहले पैराग्राफ में बता दिया कि साहब इलाहाबाद शहर जो है वो एक उन्होंने कहा इलाहाबाद शहर का नगर देवता, और उसके बाद नगर देवता ऐसा होगा, और उसके बाद उन्होंने उसके गुण बताए। तो अब हमारे जैसे व्यक्ति जिन्होंने उस किताब को पढ़ा और उसके बाद इलाहाबाद शहर को देखा, तो उनके मन में उस कहानी के जरिए से वो शहर की इमेज बन गई। और अब हम इलाहाबाद शहर को जब भी देखते हैं तो हमें वो वैसा ही दिखता है। जबकि वास्तव में सच पूछिए तो इलाहाबाद शहर तो एक हसलिंग बसलिंग बड़ा सा, मतलब महानगर नहीं तो मगर एक बड़ा विशाल नगर तो है ही है। अच्छा साहब, तो अब इन सब बातों के बाद मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप सोचिए आपको किस शहर के साथ जोड़ा जाता है, और आप ये बताइए, अपने आप को बताइए, मुझको मत बताइए भैया, क्योंकि आप मुझे कहाँ बताने आएंगे, मगर आप अपने आप को बताइए और कम से कम अपने अगल बगल अपने दोस्तों को बताइए कि आपके अंदर वो गुण हैं या नहीं है। और अगर नहीं है
तो ये बताइए, उनसे दोस्तों से पूछिए कि भाई साहब मुझे आप इन गुणों के साथ क्यों संबद्ध करते हैं, मतलब मुझे क्यों इसको इन गुणों के साथ में जोड़ रहे हैं, पूछकर देखिए ना साहब। यहां पर मैं रोक रहा हूं अपनी बात, क्योंकि अभी मुझे आपको कई चीजें बतानी है। पहली बात तो ये बताऊं कि पिछली बार बोल राधा बोल, अरे भैया सबने पहचान लिया। वास्तव में राज कपूर साहब का बनाया, मतलब राज कपूर साहब का नहीं, राज कपूर साहब की फिल्मों का संगीत वास्तव में अमर है, और ख़ास तौर से संगम तो शायद हमारे जहन पर छाया हुआ है। तो चलिए साहब, संगम के बाद आज का गाना। तो इसको पहचानिए। मुझको लगता है ये गीत भी काफी पॉपुलर रहा है और आपको पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं अपने दोस्त सतीश ढींगरा साहब की पुस्तक के कुछ हिस्से लेकर के। ये लीजिए। और हां, जैसे आपसे वादा किया था ना कि अपने दोस्त ढींगरा साहब की पुस्तक का कुछ हिस्सा आपके सामने लाऊंगा, तो साहब उनकी पुस्तक में एक हिस्सा है उस जमाने की, यानी जब वो बीते कल की बातें कर रहे हैं, उस जमाने की कुछ गॉसिप का। तो उनकी गॉसिप कहलाती क्या थी? आधी हकीकत आधा फसाना। तो चलिए आज कुछ फसाने और कुछ हकीकतें आपको सुनाते हैं, जो आज की तारीख में तो डेफिनेटली डेटेड हैं, क्योंकि आपको शायद उन घटनाओं को आपने सुना हो न सुना हो, मगर जरा देखिए तो सही उस जमाने में ये बातें कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो साहब चलिए, किस्सा नंबर 1। बहुत कम ऐसा होता है कि एक छोटे से समारोह में इतने बड़े बड़े फिल्मी लोग जमा हों। ऐसे ही एक अवसर नसीम मुकरी की गजलों के संकलन जुनून के रिलीज होने का था। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां देने के लिए दिलीप कुमार, सुनील दत्त, बी.आर. चोपड़ा, अख्तर उल ईमान, अमजद खान, राजेंद्र कुमार, सुभाष घई आदि मौजूद थे और माइक पर थे अमीन सायानी। दिलीप साहब का जब नंबर आया तो उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। जब नसीम के अब्बा मुकरी की शादी हुई थी तो बारात के साथ एक तरफ मैं और दूसरी तरफ शेख मुख्तार थे। बारात जब हुस्न बाजार से गुजरी तो किसी खातून ने छींटा कशी की, देखो 2 जुमलों के बीच नुक्ता फंस गया है। इस पर सब हंस पड़े। फिर संजीदगी से दिलीप कुमार बोले, उर्दू सिर्फ अब भाषा नहीं बल्कि एथोस यानी प्रकृति है, इसे लोग बाद में समझेंगे। नसीम से बात हुई तो बोली, पिछले 15 सालों से विदेश में हूं, पर अपनी मिट्टी से जुड़े होने की कोशिश ही जुनून है। यह हिंदी गजलों का एक संकलन है और जुनून नाम है। कहानी दूसरी। आखिरकार 72 वर्ष की आयु में प्रख्यात सिनेकर्मी सत्यजीत राय का विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान किया गया। 16 मार्च 1992 को कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में रुग्णावस्था में विशेष ऑस्कर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यूं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा 30 मार्च 1992 को लॉस एंजलिस में संपन्न ऑस्कर पुरस्कार समारोह में की गई। सत्यजीत राय ऐसे प्रथम भारतीय तथा दूसरे एशियावासी हैं जिन्हें यह विशिष्ट पुरस्कार दिया गया। बाकी 5 अन्य पुरस्कार प्राप्त करता हैं ग्रेटा गार्बो अभिनेत्री, कैरी ग्रांट अभिनेता, चार्ली चैपलिन अभिनेता और निर्देशक, जेम्स स्टीवर्ट निर्देशक और अकीरा कुरोसावा निर्देशक। अपने लगभग 35 वर्ष के सिने जीवन में सत्यजीत राय ने 28 फीचर फिल्मों
और 8 अन्य फिल्में बनाई। इनमें शतरंज के खिलाड़ी हिंदी को छोड़कर सभी बांग्ला में हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में अंग्रेजी में भी हैं। पाथेर पांचाली 1955 से आगंतुक 1991 तक की उनकी फिल्म यात्रा में चारुलता, महानगर, सीमाबद्ध, गणशत्रु तथा अशनि संकेत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। आगंतुक के साथ उनकी ढीली होती पकड़ दर्शकों के सामने आने लगी थी। पिछले वर्ष प्रदर्शित इस फिल्म में सिनेमैटिक कमियों की ओर जब कई समालोचकों ने मानिक दा का ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने उन्हें अधकचरे सिनेमा ज्ञान के लिए फटकारा था। एक समालोचक के अनुसार सत्यजीत राय अपने कार्य की समालोचना के प्रति तब तक ही सजग हैं जब तक वह प्रशंसात्मक हो। सत्यजीत राय व्यावसायिक और कलात्मक दृष्टि से अपने कई समकालीनों तथा ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, बुद्धदेव गुप्ता आदि से काफी अधिक चर्चित और सफल हो गए थे। सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान हेतु उन्हें 1967 में मैगसेसे पुरस्कार, 1976 में पद्म भूषण, 1978 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से तथा 1985 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि और 1987 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अब विशेष ऑस्कर पुरस्कार ने उन्हें सिनेमा जगत में अविस्मरणीय कर दिया है। सत्यजीत राय इस बात के लिए विशेष बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी मातृभाषा बंगला में ही फिल्में बनाकर अपनी पहचान बनाई और उसे विश्व सिनेमा में स्थापित किया तथा भारत का नाम ऊंचा किया। सत्यजीत राय को ऑस्कर पुरस्कार दिए जाने से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 20 मार्च 1992 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की। तीसरी कहानी, पूजा बेदी अपनी मां प्रोतिमा बेदी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मां तो नृत्यांगना बनकर बेंगलोर में अकेली रह रही हैं, वहीं पूजा जमाने की रफ्तार से काफी आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों पिता और पुत्री एक समारोह में एक साथ नजर आए। यूं दोनों रहते अलग अलग हैं। पिता कबीर बेदी तो दिल बहलाने के लिए सोनू वालिया के साथ आया था, पर पूजा बेचारी क्या करती। तभी कुणाल गोस्वामी ने प्रवेश किया। अब तो पूजा उससे चिपट गई और फोटोग्राफर से बोली, यह खूबसूरत जवान मेरी फिल्म विश कन्या का हीरो है। बाद में मैंने पूछा, ये प्रदर्शन चोंचलेबाजी क्या जरूरी है? घूर कर वह बोली, लगता है अभी आपने दुनिया नहीं देखी। मेरे पिता जब मेरे सामने मस्ती कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? फिर मैं जिस माहौल में पली बढ़ी हूं वहां दैहिक संबंध आम बात है। चौथी कहानी, राम लखन की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद सुभाष घई अपने आप को 30 मारखा समझने लगा था। रूना लैला के एक कार्यक्रम में बिना बुलाए घुस आना और वहां उसके अपमानित होने का किस्सा अब लोगों को मालूम ही है। अभी उसने अपनी फिल्म सौदागर का मुहूर्त एक होटल में किया। अपनी शान दिखाने के चक्कर में उसने अलग अलग श्रेणियों के सोने, चांदी और कांसे के कार्ड छपवाए। सितारों और अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों के लिए अति महत्वपूर्ण कार्ड थे। परिणामतः सितारे अन्य मेहमानों और साधारण पत्रकारों की पहुंच से दूर थे। जब अमिताभ बच्चन मुहूर्त शॉट लेने आए तो लोग सितारों के वास्ते कूद कूद कर आगे जाने लगे। वहां भगदड़ मच गई। अभिनेता राजकुमार इससे भड़क गए और गुस्से में बोले, ये सौदागर का मुहूर्त है या कचरे के डब्बे का? क्या कचरा लोगों को इकट्ठा किया है और यह अमिताभ का क्या नाटक है? अब सुभाष घई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
किसी तरह से हाथ पांव जोड़कर राजकुमार को शांत किया गया और मुहूर्त हुआ। राजकुमार की फिल्म के एक भूतपूर्व निर्माता की टिप्पणी थी, अभी से यह हाल है तो यह फिल्म जरूर डिब्बे में बंद होगी। एक और कहानी, गंभीर दमा, असाधारण अनिद्रा, अतड़ियों की दुर्दशा, निरंतर निम्न रक्तचाप। आप भी कहेंगे क्या चिकित्सा समाचार ले बैठे, पर यह है आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की स्वास्थ्य दशा का एक विवरण है। इनसे निपटने के लिए विशिष्ट दवाइयों का नियमित सेवन तथा निश्चित अंतराल पर विदेशों में इलाज कराना है। फिर खाने में सिर्फ उबली सब्जियां, दाल और दही, शराब और सिगरेट की सख्त मनाही है और इन सब से ऊपर हमेशा तलवार की तरह लटकने वाला बोफोर्स प्रकरण। इतना तनाव तो किसी को भी पागल कर दे, पर यह फिल्मी ग्लैमर और शोहरत की कीमत है जो अमिताभ चुका रहा है। गत वर्ष 11 अक्टूबर को वह 49 वर्ष का हो गया। साथ ही फिल्म उद्योग में भी उसे लगभग 20 साल हो गए हैं। उसे जब लगा कि यह सुपरस्टार का खिताब उसके हाथ से निकला जा रहा है तो उसने दनादन फिल्में अनुबंधित करनी शुरू कर दी। दिसंबर 1988 के अंत में उसके पास लगभग 2 दर्जन फिल्में थीं। इतनी फिल्में उसने एक साथ पहले कभी अनुबंधित नहीं की थी। उसका यह कदम संभावित असफलता से उपजे गहरे भय का परिणाम है, पर उसकी इस युक्ति ने फिल्म उद्योग को गहरे संकट के कगार पर ला दिया है। आज अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर लगभग 50 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इन जानलेवा बीमारियों में से यदि एक भी उस पर हावी हो गई तो इसका कितना दुष्परिणाम होगा यह आसानी से सोचा जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि फिल्म उद्योग की इस अंधी दौड़ में सब आज का उजाला देखना चाहते हैं, कल आने वाली गुमनामी के अंधेरे के बारे में कोई नहीं सोचता। तो साहब, ये ढींगरा साहब की किताब बातें बीते कल की, उसका छोटा सा एक हिस्सा अगले कुछ हफ्तों में हम फिर आएंगे ये कहानियां लेकर के, और आपको कुछ पुराने किस्से कहानियां फिल्मी दुनिया के किसकी नजर से, सतीश चंद्र ढींगरा साहब की नजर से आपको सुनवाई। अच्छा, आपने सुना ये जो सतीश ढींगरा साहब की पुस्तक में जो मैंने आपको कुछ किस्से आपको बताए अभी, ये उस जमाने की गॉसिप है। देखिए, किसी जमाने में गॉसिप में कौन कौन लोग थे। जो गॉसिप में होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई बातें होंगी तभी इसका मतलब है क्योंकि आप बातों के लायक हैं। तो अब देखिए कि जिन लोगों के बारे में बातें हुई, ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है। क्या वो 30 साल के बाद भी वो लोग पर्दे पर हैं? क्या उनके बारे में बातें की जाती हैं? अगर आज भी उनके बारे में बातें की जाती हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भाई आखिरकार बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? तो सब नाम तो होगा ही। ये भैया उनके बारे में बातें हैं, तो चलिए, मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको सुनाई। अगर आप पसंद करेंगे तो उनकी पुस्तक के कुछ और हिस्से भी आपके सामने लाऊंगा। अच्छा, इसके साथ ही आज आपसे विदा लेता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूं ध्यान से सुना होगा। तो चलिए साहब, अब नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुँचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती
कहती है हमने तो ठहरते देखा नहीं इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है आशियाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में।